हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एस लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी सेंटेंस का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। दो एलिमेंट सब्जेक्ट और वर्ब जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं। जिन्हें सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में कुछ भी जानना हो वो उन वीडियोज़ में जा कर के आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का तीसरा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी जानकारी के बिना हम किसी भी सेंटेंस को अच्छे से पूरी एक्यूरेसी के साथ ट्रांसलेट नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना फिर भी हमारे लिए एक सेंटेंस के अंदर आसान होता है, क्योंकि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है और जो एक्शन वर्ड है वो वर्ब है। लेकिन ऑब्जेक्ट पहचानने में लोगों को अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं ऑब्जेक्ट के बारे में हर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पहचानने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के साथ ही साथ आज मैं आपको सिंपल और छोटे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना चाहिए, हमें क्या उसकी टेक्निक होनी चाहिए, उसकी एक बेहद आसान ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद आपको सिंपल और छोटे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में बोलना या लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप डायरी और पेन लेके बैठिए ताकि आप इम्पॉर्टेंट नोट्स बना सकें। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ऑब्जेक्ट और सेंटेंस ट्रांसलेशन मतलब सिंपल सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन को लेकर के आपको कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। आप अपने जो भी आपके रिव्यूज़ या फीडबैक्स हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर ये ऑब्जेक्ट होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में तीन कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इंग्लिश में जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में हम जानते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में एक्शन कर रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, आप मुझे देख रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट हैं, आप सब्जेक्ट हैं, सॉरी। इसके बाद हम वर्ब की बात करें तो जो एक्शन वर्ड होता है ना, वो वर्ब कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना एक्शन वर्ड है, तो पढ़ाना वर्ब हुई। आप मुझे देख रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है, देखने का, तो देखना क्या हुआ, वर्ब हुआ। तीसरी चीज़ ऑब्जेक्ट। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट जब भी कोई एक्शन करता है, जब भी कोई काम करता है तो उस काम को, उस एक्शन को कोई ना कोई एक तीसरा एलिमेंट होता है जो रिसीव करता है, उसे ग्रहण करता है। मतलब उस एक्शन का उस तीसरे एलिमेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है और उस एक्शन का डायरेक्ट इफ़ेक्ट उस तीसरे एलिमेंट के ऊपर पड़ रहा होता है। तो वो जो थर्ड एलिमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के, सब्जेक्ट पहला एलिमेंट, वर्ब दूसरा एलिमेंट। सब्जेक्ट ने एक्शन किया और उस एक्शन को किसी थर्ड एलिमेंट ने रिसीव कर लिया, उस एक्शन का किसी थर्ड एलिमेंट के ऊपर असर पड़ा, तो वो थर्ड एलिमेंट जो है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। जनरली ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई दूसरा शब्द, कोई भी दूसरा प्रेपोजिशन या कोई भी दूसरा शब्द नहीं होता। वर्ब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट ही आती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, राजेश ने दरवाज़ा खोला, सपोज। अब यहाँ ट्रांसलेशन करने की सबसे पहली ट्रिक कि सबसे पहले आप सेंटेंस में वर्ब देखिए। सबसे पहले आपको क्या देखनी है कि वहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर हाँ एक्शन हो रहा है, खोला। अब हमको ये देखना है कि एक एक्शन कर कौन रहा है। एक्शन कौन कर रहा है, राजेश, मतलब राजेश सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप राजेश, उसके बाद हमको लिखनी है वर्ब। तो वर्ब क्या है, खोलना। खोला मतलब पास्ट, मतलब सेकंड फॉर्म, ओपनड। राजेश ओपनड। अब राजेश ने क्या खोला, मतलब राजेश ने जो एक्शन किया खोलने का, उसका सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ है, मतलब उस एक्शन को किसने रिसीव किया, दरवाजे ने। तो ये जो दरवाज़ा है, द डोर, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मीरा गाना
गाएगी। सबसे पहले वर्ब देखिए, वर्ब क्या है यहाँ पे, गाना, सॉरी गाएगी, फ्यूचर में है। कौन गाएगा, मीरा गाएगी, तो मीरा सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप लिख दीजिए मीरा। अब गाएगी मतलब फ्यूचर है, मतलब विल सिंग। अब हमको देखना है कि मीरा क्या गाएगी, गाना गाएगी, मतलब ये जो एक्शन करेगी उसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, गाने के साथ है। उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, गाना। तो गाना गाएगी मतलब अ सॉन्ग। तो यहाँ पर अ सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आ क्यों लगाया, हो सकता है, जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसा शब्द एक नहीं है फिर भी। तो इंग्लिश में आपको हमेशा याद रखना है, ट्रांसलेट या ट्रांसलेशन करते वक्त या बोलते वक्त, कि अगर कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, अगर सिंगुलर मतलब एक वचन काउंटेबल नाउन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको ए या एन जो भी सुटेबल वहाँ पर आर्टिकल है वो आपको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट आगे समझ में कि हमारा जो सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया, उस एक्शन को जिस एलिमेंट ने रिसीव किया, जिस एलिमेंट का के ऊपर उस एक्शन का असर हुआ, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। चलिए अब ऑब्जेक्ट के टाइप्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, है ना। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट के टाइप होते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो कहलाता है वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, उसने एक गिफ्ट दिया। मान लीजिए एक सेंटेंस है, उसने एक गिफ्ट दिया। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है तो उसने गिफ्ट दिया, वर्ब क्या है, देना। किसने दिया, उसने। अगर कोई लड़का होगा तो ही, वो कोई लड़की होगी तो शी। ही, उसने क्या किया, दिया, वर्ब मतलब दिया मतलब गिव की सेकेंड फॉर्म गेव। क्या दिया, एक गिफ्ट, तो अ गिफ्ट। तो अ गिफ्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया, जो भी आपने वर्ब किया, सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन किया, तो अगर आप उसमें क्या वर्ड लगा के जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। जैसे उसने एक गिफ्ट दिया, तो अगर आप पूछेंगे ना कि उसने क्या दिया, तो जो आंसर निकल के आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने क्या दिया, उसने गिफ्ट दिया, तो जो अ गिफ्ट है वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली जो होता है दोस्तों वो नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है, नॉन लिविंग नाउन होता है। ठीक है, चलिए अब मैं जरा इस सेंटेंस, अब दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, पर उसके पहले मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करूँगा। मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिखता हूँ कि उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, मुझे एक गिफ्ट दिया। ठीक है, चलिए अब उसने मुझे गिफ्ट दिया, तो देना वर्ब है। किसने दिया, उसने। सेम वही चीज़ ही, फिर वर्ब आ गई गेव, अ गिफ्ट। उसने एक गिफ्ट दिया मुझे मतलब टू मी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स, अ गिफ्ट और मी, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। क्या दिया, गिफ्ट दिया, तो ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे दिया, मुझे दिया। तो इस तरह का जो भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है जहाँ पर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है, मतलब एक्शन को किसने की, रिसीव किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वहाँ पर कौन रिसीव कर रहा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये पता करना हो किसी सेंटेंस में कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हम निकालेंगे, तो आप एक ही क्वेश्चन पूछ लीजिए, किसको या किसके लिए। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जनरली क्या होता है दोस्तों, लिविंग होते हैं। लिविंग मतलब सजीव, लिविंग नाउन्स होते हैं। जैसे उसने मुझे गिफ्ट दिया, ही गेव अ गिफ्ट, तो अ गिफ्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट, और मी कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं।
तुम्हारे दोस्तों ने मेरे लिए एक कार खरीदी। तुम्हारे दोस्तों ने मेरे लिए एक कार खरीदी। अब ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, पर ट्रांसलेट करना देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आप देखिए वर्ब क्या है यहाँ पर, खरीदना। किसने खरीदी? तुम्हारे दोस्तों ने। तो तुम्हारे दोस्त क्या हुआ? सब्जेक्ट। योर फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या चाहिए? वर्ब क्या है? खरीदना। सेकेंड फॉर्म बॉट। योर फ्रेंड्स बॉट। यहाँ पे परचेस्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो योर फ्रेंड्स बॉट या परचेस्ड। अब ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर दो हैं, एक मैं और एक कार। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर लेके चलते हैं तो योर फ्रेंड्स बॉट या परचेस्ड अ कार। अब किसके लिए खरीदी? मेरे लिए खरीदी, तो फॉर मी। तो अ कार कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब यहाँ पर जब सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के जब ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम दो टेक्निक्स यानी दो स्ट्रक्चर्स यानी दो तरीक़ों का यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू या फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला तरीका क्या है कि सब्जेक्ट बोलिए, वर्ब बोलिए, ये तो वैसे ही रहेंगे। उसके बाद आप किसको बोल दीजिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलने से पहले बीच में आपको प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा टू या फॉर। फॉर कहाँ लगेगा? जहाँ पर के लिए मीनिंग लगेगा वहाँ पर क्या लगेगा? फॉर। अदरवाइज आप सबके साथ क्या लगा सकते हैं? टू। दूसरा तरीका ये है बोलने का, इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले बोल दीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले बोलिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में बोलिए। लेकिन इस केस में हमको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले बोल रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दिया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलने के पहले टू या फॉर का यूज़ हमको करना पड़ेगा। अब जैसे मैं इन्हीं दोनों ट्रांसलेशंस को दूसरे मतलब इस तरह से देख के चलता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इनको पहले तरीके से ट्रांसलेट किया हुआ है ना। जैसे आप देख सकते हैं, योर फ्रेंड्स सब्जेक्ट, बॉट या परचेस्ड वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने यूज़ किया अ कार, और फिर फॉर मी कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम यही चीज़ यहाँ पर हुई थी, सब्जेक्ट वर्ब फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर मी कौन सा ऑब्जेक्ट था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो मैंने किसके बाद यूज़ किया? टू प्रीपोजिशन के बाद। अब इसको मैं इस तरह से ट्रांसलेट करके देखता हूँ, चलिए साथ में करते हैं। योर, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, फ्रेंड्स, वर्ब क्या है यहाँ पर? बॉट या परचेज्ड, है ना। बाय और परचेज के बीच में डिफरेंस दोस्तों, जब हम छोटी मोटी ख़रीदारियाँ करते हैं उस तो हम वहाँ पर बाय वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपकी ख़रीदारी थोड़ी फॉर्मल हो जाती है, बड़ी ख़रीदारी जब आप करते हैं बड़ी चीज़ों की, तो वहाँ पर परचेज वर्ड का यूज़ करना चाहिए, है ना। तो योर फ्रेंड्स बॉट। अब मान लीजिए मैं पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलूँगा तो मी कहाँ जाएगा? पहले, और बिना किसी प्रपोजिशन के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? सबसे पीछे। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, योर फ्रेंड्स बॉट मी अ कार, योर फ्रेंड्स बॉट मी अ कार। इसी तरह इसको अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? ही गेव मी अ गिफ्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इन दोनों तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके लिए मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का तीसरा टाइप पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों ने टीचर को उत्तर दिया। टीचर ने बच्चों को उत्तर दिया। वर्ब सबसे पहले आप देखिए, कभी भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ सबसे पहले वर्ब। वर्ब क्या है? दिया। किसने दिया? बच्चों ने दिया, तो चिल्ड्रन। उसके बाद दिया मतलब गिव की सेकंड फॉर्म गेव, चिल्ड्रन गेव। क्या दिया? सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, टीचर और उत्तर। तो जो दिया, क्या दिया? उत्तर दिया। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है दोस्तों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया? किसको दिया? टीचर को दिया। तो टीचर कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए या फिर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। चलिए हम दोनों तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। पहले ऊपर वाले तरीके से, सबसे पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए। तो चिल्ड्रन गेव उत्तर। अब एक उत्तर दिया इसलिए एन आंसर, चिल्ड्रन गेव एन आंसर। इसके बाद क्या लगेगा? टू द टीचर। याद रखिएगा फॉर का यूज़ हमें सिर्फ वहाँ करना है जहाँ पर के लिए, जहाँ पर के लिए मीनिंग निकल रहा हो, तब वहाँ पर हमें फॉर का यूज़ करना है। चिल्ड्रन गेव एन आंसर टू द टीचर। अब इसी को हम दूसरे तरह से, इसमें पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया और फिर इनडायरेक्ट। इसी को हम नीचे वाले उससे ट्रांसलेट करेंगे। तो चिल्ड्रन गेव द टीचर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन आंसर। और ये दोनों ट्रांसलेशन सही है। चलिए फॉर वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं। मुकेश अपनी बहन के लिए नई ड्रेस लाएगा। सपोज ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर, है ना। अब मुकेश तो सब्जेक्ट है, लाना वर्ब हो गई। अब बाकी दो चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, बहन और नई ड्रेस। क्योंकि क्या लाएगा? क्या लाएगा? नई ड्रेस लाएगा। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट। किसके लिए लाएगा? किसके लिए लाएगा? अपनी बहन के लिए लाएगा। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर। अब आपको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले मुकेश मतलब मुकेश। इसके बाद वर्ब। वर्ब कौन सी है? फ्यूचर की है, लाएगा मतलब विल ब्रिंग। अब क्या लाएगा? अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, क्या लाएगा? एक नई ड्रेस लाएगा। तो विल ब्रिंग अ न्यू ड्रेस। किसके लिए? अपनी बहन के लिए। तो यहाँ पर के लिए शब्द निकल रहा है, इसलिए क्या लगेगा? फॉर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। तो विल ब्रिंग अ न्यू ड्रेस फॉर अपनी बहन मतलब हिज सिस्टर। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी को अगर हम दूसरे तरह से ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा दोस्तों? मुकेश विल ब्रिंग his sister a new dress। his sister और a new dress। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और a new dress हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर आप प्लेस चेंज करके भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, है ना। बस हमको ये याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर लिखा है पहले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमको टू या फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। इतना आ गया समझ में दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब एक तीसरे प्रकार का भी ऑब्जेक्ट होता है, उसको भी हम देख लेते हैं और उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन मतलब आपको मालूम है, प्रपोजिशन के लिए डिटेल में मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। प्रपोजिशन इन, ऑन, फॉर, बिटवीन, विथ, बिहाइंड, इस तरह के जो शब्द कहलाते हैं ये प्रपोजिशंस कहलाते हैं।
तो जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, हम, चलिए, वे लोग ऑफिस जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? दे आर गोइंग टू ऑफिस। दे आर गोइंग टू ऑफिस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? ऑफिस। और ऑफिस के पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ है? टू प्रपोजिशन। तो जब ऑब्जेक्ट इस तरह से आता है सेंटेंस में, मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में जब कोई प्रपोजिशन लगा हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। फिर से सुनिए, जब ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रपोजिशन लगा हो तो वहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस और देखता हूँ, सविता अपनी सहेलियों के साथ बैठती है। मान लीजिए एक सेंटेंस है, सविता अपनी सहेलियों के साथ बैठती है। तो सबसे पहले वर्ब बैठना, कौन बैठता है? सविता। तो सबसे पहले आप सविता लिख दीजिए। सविता बैठती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिट्स। अब किसके साथ बैठती है? अपनी सहेलियों के साथ। तो साथ के लिए क्या यूज़ होगा? विथ हर फ्रेंड्स। तो सविता सिट्स विथ हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आया वो किसके बाद आया? एक प्रपोजिशन के बाद आया। प्रपोजिशन क्या है? विथ। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। तो ये तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं दोस्तों मेन: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। चलिए, प्रपोजिशन में, ऑब्जेक्ट में हम जनरली, हम सबको पता है कि हम नाउन का ही यूज़ करते हैं, पर नाउन के अलावा हम कभी कभी प्रोनाउन का भी यूज़ करते हैं। और जब भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह हम जब भी कोई भी प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो कौन से प्रोनाउन होंगे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस वाले। कौन से केस वाले? ऑब्जेक्टिव, है ना। केस के ऊपर भी मैं एक अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, है ना। मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट। ये सात ऑब्जेक्ट केस में सात प्रोनाउन है हमारे पास। मी यानी होता है मुझे, अस यानी होता है हमें, यू यानी तुम्हें या आप लोगों को, देम यानी उन्हें, हिम यानी उसे, कोई लड़का जब हो, हर यानी भी उसे जब कोई लड़की हो, और इट यानी इसे या उसे जब न्यूटर जेंडर हो, मतलब जिसका जेंडर हमें ना पता हो, नपुंसक लिंग हो, है ना। तो दोस्तों ये था ऑब्जेक्ट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑब्जेक्ट के बारे में आज काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक सिंपल सेंटेंस को, चाहे वो सिंगल ऑब्जेक्ट वाला हो या डबल ऑब्जेक्ट वाला हो, उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, ये भी आपने आज बहुत अच्छे से सीखा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू।